दर्शक नमस्कार. विशेष संवाद या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. सामाजिक न्याय आणि हक्क या बाबतीत जेव्हा जेव्हा विषय समोर येतो तेव्हा अल्पसंख्याक असणाऱ्या मुस्लिम समाजाचा विषय हा सातत्यानं समोर येत असतो. आज देशामध्ये मुस्लिम समाजानं एक मोठी प्रगती साधली असं आपण एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे जे प्रश्न आहेत ते बरेचसे प्रलंबित आहेत आणि त्या बाबतीत हा समाज संघर्ष करताना आपल्या सगळ्यांना दिसतो. यामध्ये अगदी आरक्षणाचा देखील जो मुद्दा मध्यंतरी चर्चेला होता तो देखील होता. अन्य अगदी शैक्षणिक असतील, सामाजिक असतील असे काही प्रश्न हे मुस्लिम समाजाचे आहेत आणि हे सोडवण्याकरता आमचे जे राजकीय पक्ष असतात तर त्यांचा जो अल्पसंख्याक विभाग आहे त्यातील जे पदाधिकारी असतात ते सातत्यानं प्रयत्नशील असतात. आणि नेमकं आपण आता पाहतोय की राज्यामध्ये सध्या महाविकास आघाडी सरकार आहे आणि त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. आणि आज आपल्या इथं राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद खान पठाण साहेब यांचं आज आगमन झालेलं आहे. त्यांच्याशी आपण या विशेष संवाद या माध्यमातून आपण त्यांची संवाद साधणार आहोत. एकंदरीत अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न, त्यांची प्रगती आणि नक्की त्यांचा जो विभाग आहे तो आज कशा पद्धतीने काम करत आहे, त्यांना कितपत या सगळ्या कामात यश आलेलं आहे, सगळा संवाद आपण मोहम्मद खान पठाण यांच्याशी साधणार आहोत. साहेब आपलं या ठिकाणी स्वागत. पहिल्यांदाच आपलं आगमन आमच्या स्टुडिओमध्ये होतं आहे. एकंदरीत जेव्हा आपण प्रदेशाध्यक्ष म्हणून ही सगळी जबाबदारी सांभाळत आहात, एक समाजाचे म्हणून महत्त्वाचे कुठले प्रश्न पाहिलेत आपण? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इसलिए कि देश के प्रदेश के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, आम जनता से जो जुड़े हुए समस्या है, उनको आप के चैनल के माध्यम से उसको सॉल्व करने के लिए आप तत्परता के साथ काम करते हैं, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, आज प्रॉब्लम मुसलमानों के बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है पसमानदगी जिसको बोला जाता, गरीबी, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके कारण है, उसका कारण सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एजुकेशन से बहुत दूर है। अभी अभी बोले तो डेवलपमेंट हो रहा है, ये दशक में काफ़ी बोलने का मतलब डेवलपमेंट हुआ है। हमारे मुस्लिम जितने भी बोलने का मतलब संस्थाएं हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से या एनजीओज़ के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है और उसके रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं। बच्चों में बोलने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल करके, कई बच्चे बोलने का मतलब जुडिशरी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में और मेडिकल लाइन के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट में और इस किस्म के जितने भी जैसे कि प्रोफेशनल, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर्स वगैरह के ऐसे तालीम हासिल करके आज विराजमान हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। लेकिन जैसे फ़र्क आना चाहिए उस तरीके का फ़र्क नहीं आया। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है। एजुकेशन हासिल करने के बाद में मेरा मानना है कि तरक्की भी होती है, इज़्ज़त भी बढ़ती है और फाइनेंशियल साउंड भी होता है। एक ऐसा वे है ये हर कम्युनिटी के लिए, सिर्फ मुसलमानों और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक के अंदर भी बोले तो हमारे 6 कम्युनिटीज़ है, जैसे सिख बिरादरी है, क्रिश्चियन बिरादरी है, जैन बिरादरी है, हाँ, सबके लिए। और उसके अलावा जो भी हमारे अदर देन मुस्लिम या अदर देन कम्युनिटी जो है उनके अंदर भी बोले तो ये गरीबी की रेशा है। आज बोलने का मतलब इसका कारण मेन एजुकेशन है, एजुकेशन से दूर है, लिहाजा बोलने का मतलब उन प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं और जिसकी वजह से हम सबको मिलकर इस मिशन को चलाना होगा। एनजीओ के माध्यम से एजुकेशन, जितने भी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बोलने का मतलब एक मिशन बनाना चाहिए और इस मिशन के ऊपर काम करके जितने भी हमारे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका सर्वे करके उन तक के इस बात को एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लेके जाना पड़ेगा। तभी बोलने का मतलब इस देश की उन्नति होगी और प्रदेश की उन्नति होगी और कुटुंब की तो, ख़ानदान की तो उन्नति होना तय है। जो अब जैसे मेरे घर की बात है, शिक्षण सिवाय पर्याय नहीं, शिक्षण सिवाय पर्याय नहीं। मेरे घर में साहब मेरे को 5 बच्चे हैं, 5 में से मेरे पास में 3 बच्चे डॉक्टर है, 3 दामाद डॉक्टर है
और मेरा एक लड़का और डॉक्टर है, एक बच्चा मेरा MBA है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे कि मेरे घर में जो काम करने वाले वर्कर है, मैंने भी उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन किया। तो जो मेरे घर में काम करता उस बच्चे को मैंने BE सिविल के लिए एडमिशन दिलाया और आज वो इंजीनियर हो गया। आज इंजीनियर होगा तो इंडिपेंडेंट हो गया वो, और उसका समाज में भी एक वर्चस्व हो गया, एक समाज में स्थान बन गया। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन जो भी कम्युनिटी हासिल करती है वो तरक्की भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, और उसको फाइनेंशियल एड भी बहुत अच्छा मिलता है। मोहम्मद खान पठाण साहेब जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, त्यांच्याशी आपण हा सगळा विशेष संवाद साधतो आहोत। महत्त्वाचं म्हणजे मुस्लिम समाजासमोर जे प्रश्न आहेत त्यामध्ये सांगितलं गेलं की शिक्षण आणि रोजगार, आणि त्यामध्ये महत्त्वाचं आहे की समाजासाठी आज शिक्षण महत्त्वाचं आहे, तर ते प्रत्येकाने जर घेतलं तर एक मोठी प्रगती हा समाज साधू शकेल। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद खान पठाण साहेब ॲडव्होकेट यांच्याशी आपण संवाद साधतो आहोत। पठाण साहेब, पुढचं असं वाटतं की महत्त्वाचं म्हणजे आपण रोजगाराच्या विषयावर, तो रोजगार सर्वांच्याच बाबतीत गरजेचा आहे, त्यातही आपण बघतो की यासाठी एक मुस्लिम समाज आपल्याला सातत्यानं संघर्ष करताना दिसतो। नाही पडेल ते आपलं हे काम करत राहणं, अशी एक सगळी परिस्थिती आपल्याला दिसून येते काही ठिकाणी। रोजगार मिळवून देण्यासाठी एक आपला विभाग आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अल्पसंख्याक विभाग, कोणती भूमिका आज बजावतोय, किंवा हा जो विषय आज किती गंभीर असा वाटतोय तुम्हाला? रोजगारासाठी म्हणून प्रयत्न कुठले आहेत आपल्या पक्षाकडनं? देखिए, सबसे ज़्यादा खास करून आपण मुस्लिम समाजासाठी असं म्हणू, हाँ, माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई है तो बेरोज़गारी की है। और हमारे अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक साहब अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री है, उस डिपार्टमेंट से और हमारी पार्टी की तरफ से काफ़ी अल्पसंख्यक विभाग लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, और रोज़गार की भी स्कीम्स है। और बहुत सारे, बोलने का मतलब हमारे जैसे मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल है, और बोले तो बहुत सारे महामंडल के माध्यम से उनको आर्थिक मदद और नीड पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब के माध्यम से, उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से जारी है। और वो तत्परता के साथ आम जनता तक, आम जितनी भी अल्पसंख्यक जनता है उनके घर तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में ये समस्या को अंकुश लगने में हम कामयाब हो गए। पण जर आणखीन एक भाग येतो, म्हणजे आपण शिक्षण म्हणतो, रोजगार म्हणतो, हे अल्पसंख्याक समाजासमोरचे महत्त्वाचे भाग आहेतच, पण याचबरोबर येते की संधीचा एक विषय येतो। मग ती संधी राजकीय सामाजिक असेल, त्यातही राजकीय संधीचा आपण विचार करू। तुम्ही सर्वच राजकीय पक्षांचं काम जवळनं बघता, हे राजकीय पक्ष अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देताना तुम्हाला दिसलेत का? आणि त्यातही मी म्हणतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस ही अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देते असा एक आपली खात्री आहे का ती? आणि देत असेल तर ते मग कशा पद्धतीने देते? साहेब, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, ये कोई तारीफ़ के मोहताज के लायक तो है नहीं। इनकी तारीफ़ करना तो नाम होगा ऐसा नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने माइनॉरिटी को बहुत कुछ दिया है। हमारी सेकुलर पार्टी है, और तमाम नेतागण, हमारे जितने भी आला नेतागण हैं, ये सेकुलर माइंड रखते हैं, और सेकुलर माइंड के साथ साथ अल्पसंख्यक को जितना झुकता माप राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से, आदरणीय शरद पवार साहब के माध्यम से, आदरणीय हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता, जितने भी आल नेतागण के माध्यम से जो मिला है वो तारीफ़ के लायक है, अप्रिशिएट मैं करता हूँ। और पार्टी की तुलना में, और जितने भी यानी कि राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तुलना में, ये आम मुसलमान, चाहे गली का हो या शहर का हो या पूरे प्रदेश का हो, वो सब बोलने का मतलब ये मानता है कि अगर कोई सेकुलर पार्टी है इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी मिसाल है साहब कि हमारे पास में, जैसे मैं हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे बोलने का मतलब आदरणीय शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष के पद से नवाजा, और उन्होंने ये समझा है कि उचित समय पे उचित व्यक्ति को सही समय पे सही जगह पर
पद देना या उसके साथ न्याय करना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेतागण और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी तो मिसाल है ही, लेकिन ऐसे भी मिसालें हैं जो बोलने का मतलब यानी कि गरीब समाज से है। वो मिर्ज़ा ख्वाजा बेग, उनको एमएलसी बनाया गया। मैडम फौजिया खान, उन्होंने एमएलसी भी बने, देश की प्रदेश की मंत्री भी बनी, और हाल ही में बोलने का मतलब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के ऊपर सदस्य दी गई। इसके पहले भी मजीद मेमन साहब को राज्यसभा पे सदस्य दी गई। और उसके अलावा ऐसे कई नेतागण हैं जिनको बोलने का मतलब, जैसे परभनी में मैं नांदेड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे बाजू में जो पड़ोस का जिला है वहाँ के हमारे बाबा जानी दुर्रानी साहब है, उनको एक नहीं 2 बार एमएलसी दी गई। ये छोटी बात नहीं है साहब। कई बोलने का मतलब माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर विराजमान किए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शरद पवार साहब ने, और आल नेतागण ने, हमारे अजीत दादा पवार साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब, हमारे नवाब मलिक साहब, आदरणीय सुप्रिया ताई, ये सब बोलने का मतलब माइनॉरिटीज़ के अंदर हमारी पार्टी माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा झुकता माप कैसे दिया जा सकता है ताकि मुसलमानों की पसमानदगी दूर हो, गरीबी रेशा से दूर हो, और उनके अंदर एक उन्नति उनके समाज में आए और आगे चल के वो अच्छी अपनी पोजीशन हासिल करे। इसके लिए तत्परता के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा से ही काम आई है और काम करते आई है। और हम लोगों का भी मिशन यही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से आदरणीय शरद पवार साहब का जो मिशन है उनके माध्यम से, उस मिशन के माध्यम से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से जितने भी माइनॉरिटीज़ है, जितने और माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स है, उन तक पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ काम करने के लिए पूरे कार्यकर्ता सब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूं, और कार्यकर्ता होने के नाते मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि माइनॉरिटी के जितने भी यानी कि बेनिफिट्स है, स्कीम्स है, वो माइनॉरिटी तक पहुंचाने के लिए हम बोलने का मतलब तत्परता से काम करें, और हम वो काम करते आ रहे हैं। और ये एक मिसाल है, और आप लोग भी जानते हैं कि माइनॉरिटी को कितने बड़ी बड़ी पोस्टों से नवाजा गया, इसीलिए नवाजा गया कि इसके अंदर माइनॉरिटी में एक अच्छा परिवर्तन आए। इसके अलावा मुझे तो कोई पार्टी में ऐसा लगा नहीं कि इस कदर झुकता माप दिया गया है या माइनॉरिटी के बारे में इतना सोचा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे आला नेतागण और हमारे राष्ट्रीय नेता ही ये कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पठासाहेब, नांदेडच्या विषयावरती आपण येऊच आहेत, पण तत्पूर्वी असं विचारायचं आहे की एक केंद्र सरकारची जी एकंदरीत अल्पसंख्याक समाजाकडे एक पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे किंवा ज्या योजना तिथून त्याची अंमलबजावणी होते, या बाबतीत आपलं एकंदरीत ती प्रतिक्रिया कशा पद्धतीची आहे? कारण एक केंद्राचाही अल्पसंख्याक विभाग आहे, तो देखील आपल्या देशभरात अल्पसंख्याक विभागाच्या उन्नतीसाठी एक प्रयत्न करत असतो, तर त्यांच्या एकंदरीत कार्याबद्दल किंवा दृष्टिकोन यावर आपण एक समाधानी आहात का? नहीं कर रहे जो हैं त्यांचा रवैया है, जो नहीं रवैया है, उनका रवैया है। जिस तरीके से हमारी एक नाराज़गी ये है, अल्पसंख्यक विभाग सेंट्रल की तरफ से जो बजट मंजूर होता है जो स्कीम्स के ऊपर, वो उसमें कहीं ना कहीं कर्टेल होता है, जो झुकता माप जैसा देना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी माइनॉरिटी के अंदर जो स्कीम पहुंचाने के अंदर हमारे को दिक्कतें महसूस होती है। और जो बजट होना चाहिए वो बजट यानी कि जो मिक़दार में होना चाहिए, तो वो क्वांटिटी में या वैसा बजट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये और उसका पाठपुरावा भी हमारे प्रदेश की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से होते रहता, और उसमें कोई डेवलपमेंट हो गया आज निकल होंगे, लेकिन समाधानकारक बजट नहीं होता है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी समाज में वो बजट जाने में देर होती है और हम बोलने का मतलब उससे वंचित रहते हैं। साहेब, एक आपल्याला दिसतं म्हणजे अल्पसंख्याक समाजातून जे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, मग ते आमदार असतील, खासदार असतील, जेव्हा ते सभागृहात प्रश्न विचारत असतात तेव्हा एखादा दुसरा सदस्य बोलत असतो, पण बाकी मात्र त्यांना समर्थन मिळत नाही। सगळ्यांनी एकत्रित येऊन ती बाजू मांडली पाहिजे, असं होत नाही, अशी तक्रार एक मध्यंतरी होती। तर असं आपण चित्र पाहिलंय का की एखादा दुसराच माणूस अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत आवाज उठवतोय आणि त्याला मात्र बॅकिंग मिळत नाही? नहीं, असं चित्र सभागृहात दिसतं का आपल्याला? विधानसभेत ऐसा तो हमारी पार्टी या हमारे जितने भी नाही, असेंबली मी सगळ्या पार्टीच्या बाबतीत बोलतो की एखादा प्रश्न अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत आहे,
पण एखादाच माणूस बोलतोय, बाकीचे शांत बसतायत, त्या बाबतीत आवाज उठवला जात नाही, असं काय? ऐसी तो कोई चर्चा है नहीं और ऐसा मेरे देखने में नहीं आया। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी सदस्यगण हैं वो तो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं बोल के एमएलसी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, राज्यसभा के रूप में और मंत्री महोदय के रूप में, माइनॉरिटी के कमीशन के रूप में ये विराजमान हो रहे हैं और पद से नवाजा जा रहा है, पद दिया जा रहा है। अगरचे हमारे समस्याओं को सदन के अंदर या असेंबली में अगरचे नहीं इसको करते तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट सामने नहीं आती। तो ये तो एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी समाज के लिए तत्परता के साथ, वचनबद्ध के साथ काम करती है और करते आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पण साहेब, तुम्ही म्हणता की राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाला न्याय देते, काँग्रेसचं हे म्हणणं असतं की आम्ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणात न्याय देतो, भाजपसारखा पक्ष जरी असला तरी तो म्हणतो की आम्ही न्यायाच्याच भूमिकेत असतो। काय असं असताना महाराष्ट्रासारख्या एखाद्या राज्यामध्ये MIM येतं, MIM वाढतं, अगदी नांदेडचा तुम्ही उल्लेख केला, आपल्या नांदेडमध्ये सर्वाधिक नगरसेवक MIMचे निवडून आले होते। हे काय घडलं? म्हणजे अल्पसंख्याक विभाग कुठं नाराज आहे की ज्याच्यामुळं त्याला MIMकडे वळावं लागलं? देखिए आज मैं म्हणजे आज कदाचित नांदेडची ती स्थिती नाही आहे। हाँ, जो आज का जो हमारा मेड़ावा का जो बैठक हुई है आज, तो हम सभी जितने भी MIM के जो पदाधिकारी है, मेंबर है, जो आज हमारे पार्टी के अंदर प्रवेश किए हैं, देर आए दुरुस्त आए लेकिन घर वापसी हुई है उनकी, तो वो भी एक टेस्ट देखा है कि हैदराबाद के पार्सल को हैदराबाद वापस करके सिलोट मार के फिर से हमारी पार्टी के अंदर उनको ये लगा है कि सेकुलर अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी ही अल्पसंख्यक विभाग या अल्पसंख्यक समाज को उन्नति की तरफ लेके जा सकती है। अब आप नांदेड़ का पूछे हैं, ये एक्सीडेंटल जीत के आने से, कहीं से एक्सीडेंटल अगर से जीत हो जाती है तो वो उनका फाउंडेशन नहीं है। इसी वजह से बोलने का मतलब हमने अभी इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में हमने ऍक्सिडेंटल कसं म्हणायचं, औरंगाबादमध्ये आपण बघतो की खासदार सुद्धा निवडून येतोय। हाँ, तो सुनिए, वो एक्सीडेंटल है सब, खासदार सुद्धा एक्सीडेंटल। हाँ, आपको हम बता रहे, हम आप सुनिए कि वोटों का डिवाइडेशन आज इस किस्म की, अगरचे आप जैसे हमारे जो कैंडिडेट चुन के आए और औरंगाबाद की जो मिसाल दे रहे हैं आप, तो कितना वोटों का डिवाइडेशन हुआ वहाँ देखिए आप। अगर वो वोटों का डिवाइडेशन नहीं होता तो आदरणीय इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आते, अगरचे उनका खुद का वोट बैंक है तो आने वाले विधानसभा है, आने वाले लोकसभा है, आप उसमें देख लीजिए। अब नांदेड़ में जैसे चुन के आए थे, एहसास हो गया कि ये लोग, बोलने का मतलब आते हैं और आने के बाद में अपना, बोलने का मतलब दिशा भूल करके या ब्रेन को वाश करके नौजवानों का अपने जज्बाती तकरीर करके या दो समाज के अंदर फूट डाल के इस तरीके से वोट हासिल करके विराजमान होने को एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। हम काम करके आते हैं, हमारा वर्क बताता है। हम जो पार्टी विराजमान हुई है, सत्ता में आई है, लोकसभा में हमारे को आघाड़ी सरकार को हमको मैंडेट अपोजिशन में बैठने को मिला था। इसके पहले भी मैं मुलाकात दिया था, हमको मैंडेट हमारे नेतागण ने भी ये कहा था कि हमको मैंडेट, लेकिन किसानों के मसाइल है, नौजवानों के बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल है, प्रदेश के मसाइल है, प्रदेश की उन्नति का मामला है। तो इसलिए ये तीनों पार्टी मिलके जो सेकुलर जहन रखती है, एक मत के साथ सरकार चलाने में सक्षम है और सरकार चला रहे हैं। इसका सिर्फ कारण एक ही है कि देश के, प्रदेश के लोगों की उन्नति, किसानों की उन्नति, बेरोजगारी दूर करना, बिजली, पानी, सड़क, ये मसाइल हल करने के लिए एक जगह आए हैं। नहीं, MIM दिशाभूल करते का? MIM दिशाभूल करताय? 100% दिशाभूल करतात, त्याच्यात काय वाद नाही, शंका कोशंका नाही। हे लोकांना आता झाला, भ्रमनिरास झाला, कार्यकर्त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला वाटतं का? नहीं, इसमें क्या है देखिए कि इनका सिर्फ और सिर्फ दिशा भूल करके वोट हासिल करना। आदमी एक बार
गलती कर सकता, 2 बार गलती कर सकता, हमेशा हमेशा गलती नहीं कर सकता। आज जनता बहुत होशियार हो गई है, आम जो जनता है बहुत होशियार हो गई है। एमआईएम ची क्रेज आता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने नांदेड़ में डिपॉजिट जब्त किया साहब उनका, 13 काउंसलर थे, एक भी चुनकर नहीं आया। उसके लिए आदरणीय अशोक राव जी चौहान साहब और उनके साथ साथ राष्ट्रवादी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो कम्युनल फोर्सेस है, हम उनको कम्युनल फोर्सेस, मुस्लिम आरएसएस मैं बोलूँगा, उसको उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो गए, ताकि हम आम जनता को न्याय दे सके। सेकुलर ताकत को ताकत देकर उसको फिर से ज़्यादा ताकतवर खड़ा कर सके और इस देश और प्रदेश की उन्नति के अंदर योगदान दे सके। इसके लिए हम तत्परता के साथ काम किया है, तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने। पण साहेब, आता ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत, पण त्याचबरोबर आपण बघतो की लोकसंख्या नियंत्रणासारखा कायदा उत्तर प्रदेशात येऊ बघतोय। हे नेमकं काय चाललंय वाटतं आणि या पाठीमागं भूमिका काय दिसून येते याच्यामध्ये? लोकसंख्या नियंत्रण कायदा उत्तर प्रदेशमध्ये आणण्याचा प्रयत्न तिथल्या सरकारचा दिसतो आपल्याला। असे जर कायदे आले त्याचा अर्थ आपण काय घ्यायचा? देखो साहब, इस देश के अंदर दिशा भूल करने के लिए कायदे आए हैं। लव जिहाद का कायदा हो या ट्रिपल तलाक हो या 370 हो, यानी कि एक प्रॉब्लम है उसको जनता ने किस तरीके से बोलना चाहिए। एनसीआर, एनपीआर है, सीएए है, ये सारे बोलने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी कायदे आए हैं, इसको बोलने का मतलब एक आम जनता इससे बोलने का मतलब तकलीफ़ में है। आप बताइए, आपका मसला, हमारा मसला, दोनों के मसाइल एक है। हमारी रोज़ी रोटी, एजुकेशन, ये मसला है। इसके ऊपर काम नहीं करते हुए दूसरे मुद्दों के ऊपर काम करना और आम जनता का दिशा भूल करना, उनके माइंड को डाइवर्ट करना, तो इससे देश की उन्नति कैसे होगी? हमारे प्रॉब्लम कुछ और है और हम कर रहे कुछ और है। तो इसके लिए आम जनता का ये है कहना है कि भाई देश की उन्नति के लिए कुछ कीजिए, देश के नौजवानों के लिए कुछ कीजिए, देश के किसानों के लिए कुछ कीजिए। जब हमारे पास में परिवर्तन आएगा और देश बोलने का मतलब खाली बोल बच्चन करके विराजमान हो जाना, जनता समझ गई। जनता अभी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, जनता को समझ गया। आप देखो आए दिन कितने रेट बढ़ गए। गैस के रेट ले लो आप, जितने भी अनाज के रेट ले लो, बिजली पानी के रेट ले लो, पेट्रोल डीजल के रेट ले लो। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से आम जितने भी समस्या है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पण हे सगळं वाढतायत, पण लोकांमध्ये संताप का दिसून येत नाही? संताप आहेत ना, राष्ट्रवादी काँग्रेस केले। राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलन करते, काँग्रेस आंदोलन करते, लोकांचा सपोर्ट का नाही मिळत? मी लोकांना इंधन दरवाढ एवढी मोठी झाली ती मान्य आहे का? म्हणजे 110 रुपये जर लिटर आमचं पेट्रोल असेल तर ते लोकांना मान्य आहे का? लोकच रस्त्यावर येत नाहीत याबाबत। हे चित्र काय वाटतं तुम्हाला? आता येणाऱ्या की लोकांनी फक्त ते सहन करायचं ठरवलं आहे? आने वाले लोकसभा और विधानसभा में इसका जवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। पण साहेब, याचबरोबर एका तुम्ही मुद्दा मांडला की मतांचं विभाजन होतं आहे, मतं डायवर्ट होतात, यामुळं मग शेवटी एमआयएम सारखी कुठेतरी पार्टी किंवा त्यांचे सदस्य निवडून येतात। मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाचं आपण म्हणूयात, अल्पसंख्याक समाजाचं यामुळे नुकसान होतं का? की मतांचं, ज्याला म्हणून आपण मत विभाजन होत आहे, त्याच्यामुळं अल्पसंख्याक समाजाचं मोठं नुकसान होत आहे का आज? सब 100% वोट डिवाइड होना, वोट डिवाइड होने से अल्पसंख्यक का ही नहीं, बल्कि जो समाज के अंदर वोट डिवाइड होगा उनका नुकसान होगा। वो परिवारों का नुकसान होगा, वो कुटुंब का नुकसान होगा, वो कम्युनिटी का नुकसान होगा। मुसलमानों का तो नुकसान हो रहा है साहब। इस किस्म की जो मुस्लिम आरएसएस है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना और किसी कम्युनल ताकत को आगे बढ़ाना और उनके लिए काम करना, ये देखिए आप, उसकी ज़िंदा मिसाल है बिहार के इलेक्शन, बिहार के असेंबली, बिहार रीजनल जो इलेक्शंस भी हैं, और इसके इलेक्शंस देखिए आप, 2-3, हाँ, बंगाल के इलेक्शंस देखिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वोट का डिवाइडेशन करना, ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? आप बताइए। आज बोलने का मतलब अल्पसंख्याक युवकांनी कुठल्या पक्षावरती विश्वास ठेवावा? मग
राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कशा से? एकमेव पार्टी है। आप देखिए ना, मैंने आपको बताया ये जो जितने भी डेवलपमेंट है, राष्ट्रवादी पार्टी अल्पसंख्यक ही नहीं, पूरे समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। हर समाज को, हर तबके को लेके चलने वाली पार्टी है। और माइनॉरिटी को जो दूसरे पार्टी निगलेक्ट करते, उसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस वो वैसा नहीं करते, वो झुकता माप देती है और ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यक विभाग को मदद की करते आई है और आगे भी मदद। हमारे नेता ही वैसे है, राष्ट्रीय नेता जो है वो। बोलने का मतलब आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले अगर से ट्रिपल तलाक पे कोई आवाज़ उठाता है शरीयत में मदाखलत के लिए, ये नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब है। यानी कि वो इतना जो सच है वो सच के लिए वो सीना तान के हमारे नेता खड़े हो जाते हैं और हम उनके साथ हैं। हम उनके लिए दिलो जान से हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। ऐसे नेता हैं हमारे, उनके लिए तो हमारी तत्परता के साथ हम कटिबद्ध है साहब। पठाण साहेब, सोलापुरात आलात आणि अल्पसंख्याक समाजाला तुमचं आज सांगणं काय आहे? सोलापुरात आलेला आहात, आज पक्षाचा मेळावा तर तुमचा झाला, पण या निमित्तानं अल्पसंख्याक समाजाला सांगणं तुमचं काय आहे, आव्हान काय असेल? मेरा अल्पसंख्यक विभाग या अल्पसंख्यक जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे भाई है, बहनें हैं, स्टूडेंट है, लड़कियां हैं, तमाम को सिर्फ यही कहना है कि एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन हासिल करोगे तो तुम्हारे इसमें परिवर्तन आएगा। तो मैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनंती है कि एजुकेशन को तत्परता के साथ, बल्कि साहब हमारे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए और उनके ऊपर कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बि इस्मिक रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, यानी कि पढ़ो, पढ़ने को तत्परता, यानी कि टॉप प्रायोरिटी इस्लाम में दी गई। हर समाज में पढ़ने के बहुत मान सम्मान दिया गया। तो अगरचे मुसलमानों को मैं ये बताऊंगा, अल्पसंख्यक के जितने भी हमारे कम्युनिटी के जितने भी हमारे भाई बहनें हैं, उनको यही बोलूँगा कि एजुकेशन के लिए तत्परता के साथ काम करें, तत्परता के साथ हासिल करें, उसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखें, ताकि आने वाले दिनों में एक समाज के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा और हम परिवर्तन आने के बाद एक आविष्कार पैदा होगा और अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने में हम आसानी से कामयाब होंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद खान पठाण यांच्याशी आपण विशेष संवाद या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संवाद साधला। अल्पसंख्याक समाजासमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो रोजगार आणि शिक्षणाचा, आणि आताही त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचा सल्ला दिला, जर तुम्ही शिक्षण घेतलं, शिक्षणावरती भर द्या आणि शिक्षण जर घेऊन तुम्ही तुमची प्रगती साधली तर ती सर्वांगीण प्रगती अशी ठरेल, अशी एक असा विश्वास किंवा सल्ला आपण म्हणू तो पठाण साहेबांनी या ठिकाणी दिला। आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचा प्रश्न सोडवण्यात सातत्यानं भर देण्यात येतोय आणि एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस आज आपली भूमिका बजावतोय आणि समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तीच भूमिका घेऊन आमची वाटचाल आहे हे सांगताना पठाण साहेबांनी सांगितलं की MIMनी राज्यामध्ये येताना इथल्या युवकांची दिशाभूल केली आणि काही दिवस पक्षाचं चाललं, आता मात्र MIMची क्रेज कुठलीही राज्यामध्ये उरलेली नाही आहे, अशी देखील एक प्रतिक्रिया त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली। आणि अल्पसंख्याक समाजाचा कोणत्या पक्षावरती विश्वास आहे ते येत्या काळात तुम्हाला पुन्हा एकदा दिसेलच, अशी देखील एक त्यांनी विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केला। पठाण साहेब राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमानिमित्त सोलापुरात आले होते आणि त्यातही त्यांनी वेळ काढला आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन या कार्यक्रमात ते सहभागी झाले। याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनल परिवारातर्फे मी त्यांचे मनपूर्वक असे आभार मानतो। पठाण साहेब, धन्यवाद।